हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप सभी के सामने जो ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का मान इस प्रश्न के अंदर देखकर इस समीकरण के अंदर रखना है और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर बोला क्या गया है, प्रश्न के अंदर बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा, तो P के स्थान पर कर देंगे गुणा। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि R का अर्थ है घटाना, तो R के स्थान पर हम कर देंगे माइनस। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि S का अर्थ है जोड़, तो S के स्थान पर हम कर देंगे जोड़। फिर देखिए आगे बोला गया है कि Q का अर्थ है भाग, तो Q के स्थान पर हम कर देंगे भाग। अब देखिए नया समीकरण कैसा बनेगा तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले है 6, P का अर्थ है गुणा, फिर है 7, फिर S का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर है 169, तो यहाँ पर लिख देंगे 169। उसके बाद में है Q का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। उसके बाद में है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। फिर क्या है R का अर्थ है माइनस, फिर क्या है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ये बन गया नया समीकरण। अभी इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 13 का भाग देंगे 169 में, तो यहां पर देखिए यहां पर है 6 गुना में 7 प्लस 169 में 13 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। फिर क्या है, यहाँ पर है माइनस का 5। अब इसको देखिए यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 के 42। फिर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है प्लस, फिर 13, उसके बाद में बच रहा है माइनस 5। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 42 और प्लस का है 13, तो 42 और 13 कितना हो जाएगा, तो 42 और 13 हो जाएगा 55 है। अब क्या बच रहा है, माइनस का 5 बच रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे 55 में से -5 कर देंगे, तो 55 में से -5 करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 50 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये 4500 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, तो ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि ओपिसोमीटर का संबंध किसके साथ में होगा। तो यहां पर देखिए थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है, तो थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है तापमान को। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहां पर बताना है कि ओपिसोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है। तो याद रखना, जिस प्रकार से थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है तो ओपिसोमीटर की सहायता से मापा जाता है नक्शे की रेखाओं को। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा रेखा। ठीक है मेरे भाई, अब आपको देखना है कि रेखा शब्द किसी ऑप्शन में है, तो हां सर रेखा शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आपको बताना है कि इस समीकरण का मान क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले यहां पर इस समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनका मान इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है वो इस समीकरण के अंदर रखेंगे। तो यहां पर देखिए प्रश्न के अंदर बोला गया है कि के का अर्थ है घटाना, तो के स्थान पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है कि आगे बोला गया है कि एल का अर्थ है भाग, तो एल के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहां पर हम कर देते हैं भाग। फिर देखिए आगे बोला गया है कि एम का अर्थ है जोड़, तो एम के स्थान पर हम कर देंगे जोड़। फिर देखिए आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है गुणा, तो डी के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। अब क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है 104, तो यहाँ पर लिखेंगे 104। फिर है एल, एल का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। फिर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर है के का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। फिर क्या है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। उसके बाद में क्या है एम, एम का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। फिर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर क्या है डी, डी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। ये बन गया नया समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 104 के अंदर है, तो 2 का भाग 104 के अंदर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 52। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे बच रहा है -25, फिर है प्लस, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूना के हो जाएगा 18, तो यहां पर लिख देंगे 18। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई प्लस का है 52 और प्लस का है 18, तो 52 और 18 कितना हो जाएगा, तो 52 और 18 हो जाएगा 70, तो यहां पर लिख देंगे 70 है। अब क्या बच गया, यहां पर बच गया माइनस का 25 है, तो यहां पर हम कर देंगे -25 है। अब 70 में से -25 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, तो 70 में से 25 जाएगा तो यहां पर बचेगा 45 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 45 है। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 45 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो यहां पर तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर प्रश्न के अंदर पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको देना है। डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए यहां पर। देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। कहने वाला कौन है? पुरुष है। तो यहां पर हम लिख देते हैं पुरुष। तो मेरे भाई यहां पर देखिए ये हो जाएगा कौन? पुरुष है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से देखिए ये पुरुष क्या करा रहा है, एक लड़के का परिचय करा रहा है। तो यहां पर कौन हो जाएगा? एक लड़का हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं लड़का। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। तो यहां पर इस प्रश्न यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो ये लाइन बोली गई है, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है। वो देखिए बोला गया है कि वह मेरे दादा के बेटे। तो मेरे भाई दादा कब होगा? जब इस पुरुष का क्या होगा, पहले तो कौन होगा? पिता होगा। तो यहां पर देखिए यहां पर ये आरेख हो जाएगा किसके लिए, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं पिता। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा पिता। अब पिता का पिता कौन होगा? इस पुरुष का दादा होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या? दादा मेरे भाई। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं दादा। ठीक है, यानी कि ये इस पुरुष का क्या हो गया? दादा हो गया, और दादा का ये कौन हो गया? बेटा हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से यहां पर समझिए। यहां पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। तो मेरे देखिए भाई यहां पर देखिए दादा का बेटा ये हो गया। ठीक है, अब इस बेटे का एक कौन है? भाई है। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या? भाई। तो यहां पर हो जाएगा कौन? भाई। ठीक है, भाई का बेटा है, तो इस भाई का बेटा है कौन? ये लड़का। यहां पर हम लिख देते हैं बेटा। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी कि यहां पर ये लड़का इस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये पूछा गया है। आंसर कैसे देंगे, तो वो देखिए यहां पर। देखिए इस लड़के का इस पुरुष के साथ में कैसे संबंध है, तो ये तो कौन है? पुरुष है। ठीक है, समझिए यहां पर। फिर देखिए यहां पर ये इस पुरुष का क्या है? पिता है। ठीक है, और इस पिता का ये कौन है? भाई है। तो पिता का भाई इस पुरुष का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हां सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये चाचा का कौन है? लड़का, यानी कि ये चाचा का लड़का है, तो इस पुरुष का क्या लगेगा? तो मेरे भाई चचेरा भाई लगेगा। तो इस लड़के का इस पुरुष के साथ में संबंध हो जाएगा चचेरे भाई का। तो यहां पर हम लिख देते हैं चचेरा भाई। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर हम लिख देते हैं चचेरा भाई। अब हमें देखना है कि चचेरा भाई किसी ऑप्शन में है, तो आंसर चचेरा भाई हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी प्रश्न आपको यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यह पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये आकृति दी गई है, इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है या तो कॉलम के अंदर या फिर रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई देखिए, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस तरह के प्रश्न को उसी तरफ सोल्व किया जाता है। अब यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दिख रही है कॉलम के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि इस पहले कॉलम में यहां पर 25 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि दूसरे कॉलम में यहां पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में यहां पर 25 और दूसरे कॉलम में यहां पर 4 है, जिस प्रकार से आया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई,
सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 25 कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए, इस 25 के जस्ट ऊपर दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या 12। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 25 आ जाए। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस पहली संख्या 17 में से इस दूसरी संख्या 12 को घटाया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 17 में से -12 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। और यहाँ पर इस 5 से 25 बनाया गया है कैसे, तो यहां पर इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस दूसरे कॉलम में यहां पर 4 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो ध्यान से देखिए, इस 4 के जस्ट ऊपर भी दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 13। तो क्या करेंगे, इस पहली संख्या 11 में से इस दूसरी संख्या 13 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 11 में से माइनस कर देंगे कितना, 13। तो 11 में से 13 को निकालेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा -2। और यहां पर भी क्या किया गया है, इस 2 का किया गया है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 4 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप यहां पर बता सकते हैं आसानी से कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह के जस्ट ऊपर भी दो संख्या हमें दी गई है, पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 16। तो करेंगे क्या, इस पहली संख्या 19 में से इस दूसरी संख्या 16 को घटा देंगे। तो यानी कि 19 में से क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। तो 19 में से 16 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 3। अब सभी का स्क्वायर किया है तो यहां पर इस 3 का भी हम कर देंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 9 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इससे आगे जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए उन क्वेश्चनों को भी हमें देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जड़त्व से, ऑप्शन बी है बल और त्वरण से, ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया से और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम संबंधित है बल और त्वरण से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है फीमर हड्डी, ऑप्शन बी है जबड़े की हड्डी, ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी है कलाई की हड्डी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
नौवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि दूध का सफेद रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है वसा के कारण है, ऑप्शन बी है प्रोटीन के कारण है, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट के कारण है और ऑप्शन डी है पानी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो यहां पर याद रखना दूध का सफेद रंग होता है वसा के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोए के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल के द्वारा और ऑप्शन डी है एपिडर्मिस के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इस तरह से यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी कि भोजन के स्थान पर यहां पर दे दिया जाएगा जल। प्रश्न बन जाएगा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, यानी कि पौधों के अंदर दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, पहला उत्तक पाया जाता है जाइलम उत्तक और दूसरा उत्तक पाया जाता है फ्लोएम उत्तक है। यानी कि जो फ्लोएम उत्तक होता है वो पौधों में भोजन का परिवहन करता है और जो जाइलम उत्तक होता है वो पौधों में क्या करता है, जल का परिवहन करता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन ए है नमक और पानी, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनता है नमक और पानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गैस को जीवित प्राणियों का ईंधन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस को, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस को, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो ऑक्सीजन गैस होती है इस ऑक्सीजन गैस को जीवित प्राणियों का ईंधन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए है मोटर के द्वारा, ऑप्शन बी है जनरेटर के द्वारा, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर के द्वारा और ऑप्शन डी है बैटरी के द्वारा। तो मेरे भाई जल्दी से इन चारों में से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके करेक्ट आंसर बताइए। यहां पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस उपकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो वो उपकरण है मोटर है, यानी कि मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है तरल माध्यम में, ऑप्शन सी है गैस माध्यम में और ऑप्शन डी है निर्वात माध्यम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी है 1857 में, ऑप्शन सी है 1905 में और ऑप्शन डी है 1919 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तो उनको भी आप याद रखना। देखिए 1905 के अंदर क्या हुआ था? तो 1905 के अंदर हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। इसी के साथ में आप याद रखना 1919 के अंदर क्या हुआ था? तो 1919 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और यहां पर इस 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि से, ऑप्शन बी है वनों का संरक्षण से, ऑप्शन सी है जल संकट से और ऑप्शन डी है शिक्षा सुधार से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चिपको आंदोलन का संबंध है वनों का संरक्षण से या वन संरक्षण से संबंधित है कौन? चिपको आंदोलन, ठीक है। तो 17वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर शहर को, ऑप्शन बी है जोधपुर शहर को, ऑप्शन सी है जयपुर शहर को और ऑप्शन डी है दिल्ली शहर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर शहर को। तो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और हिंदी के अंदर इसी को बोला जाता है कि गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर शहर को, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1965 में और ऑप्शन डी है 1971 में। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मुगलों और मराठों के बीच में, ऑप्शन बी है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ऑप्शन सी है मुगलों और अंग्रेजों के बीच में, और ऑप्शन डी है राजपूतों और मराठों के बीच में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो यहां पर देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और देखिए मेरे भाई, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 4500 वाले या इस 4500 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए की छोटी सी फीस के अंदर आपको मिलने वाले हैं पूरे 4500 क्वेश्चन है जो आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।